हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। आज हम जो हैं कल जो हमने टॉपिक किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो हम चैप्टर 1 की केस स्टडीज़ कर रहे थे। पहले आपने 2 पार्ट्स में देख ही लिया होगा कि हमने 30th तक जो है केस स्टडीज़ की थी। आज हम नेक्स्ट करेंगे उसी चैप्टर्स के रिगार्डिंग। सो गो टू थ्रो विद द 31st. Alpha Limited is a company that manufactures mobile phones and accessories. अल्फ़ा लिमिटेड एक कंपनी है जो कि मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरीज़ को मैन्युफैक्चर करती है। इट्स प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग नाउ अ डेज़। आज के टाइम पे जो प्रॉफिट्स हैं उसके वो डिक्लाइन हो रहे हैं, मीन्स के कम होते जा रहे हैं। द सेल्स डिपार्टमेंट ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो सेल डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है लो क्वालिटी के लिए, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ब्लेम कर रहा है परचेज डिपार्टमेंट को फॉर द सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी पार्ट्स, कि वो गुड क्वालिटी के पार्ट को सप्लाई नहीं करता है। सो व्हाट क्वालिटी, आई थिंक हमने इसके बारे में ये वाला पहले भी डिस्कस किया है, तो हमने उसके कंसेप्ट को भी जो है वहाँ पे नेचर बताना है और क्वालिटी भी बतानी है। आपको पता ही है ये कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन की नेचर बता देनी है। कोऑर्डिनेशन हर लेवल के ऊपर ज़रूरी है। वो कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी जो फंक्शंस हैं वो एक प्रॉपर वे में चल सकते हैं, ये उसका फीचर हो सकता है, नेचर हो सकता है, राइट। तो ये हमारे लिए जो है जो उसका नेचर होगा वो कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर रहा है, वो आपने यहाँ पे बता देना है। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 32। आ ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव्स दैट, एक लोगों का ग्रुप है जो बिलीव करता है कि मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की। दैट एक्सप्लेन, जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि सर्टेन जनरल ट्रूथ एंड इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। एक जो है लोगों का ग्रुप जो है ये सोचता है, ये उनका मानना है कि जो मैनेजमेंट है वो सिस्टमेटिक बॉडी है, मतलब एक ऐसी बॉडी है जिसके पास नॉलेज है, ठीक है। दैट एक्सप्लेन, जिसके पास सर्टेन जनरल ट्रुथ होते हैं, सच्चाई होती है, और वो एक लॉजिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बेस्ड करता है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है कि हमारे मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया है। अगर हम एक सिस्टमेटिक की बात करें दैट मीन्स वो साइंस की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो इसको एक्सप्लेन क्या करोगे, बिकॉज हम एक मैनेजमेंट में बिजनेस को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट हम यूज़ करते हैं उसमें हम प्रिंसिपल्स जो है रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं, उसके रिगार्डिंग हम काम करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं, टारगेट को अचीव करते हैं, राइट। तो उसी हिसाब से ये एक साइंस है, मैनेजमेंट को हम साइंस भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट 33rd, unique enterprises is able to achieve the target production of 5000 units within the prescribed time। एक यूनिक इंटरप्राइजेज है जो कि इस चीज़ के लिए एबल है कि वो अचीव करे टारगेट, किस चीज़ का, प्रोडक्शन का, कि 5000 यूनिट जो है वो टाइम, जितना भी उसे टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें वो बना के क्या करेगी, डालेगी या बेचेगी, ठीक है, बना के देगी उस ऑर्डर को। एंड हाउ एवर टू अचीव दिस टारगेट, वो इस टारगेट को अचीव करने के लिए उसने हायर किए एक्स्ट्रा वर्कर्स ऑन अकॉर्ड एंड स्पेंड अराउंड इज 40,000 एक्स्ट्रा टू पे, जिसमें उसने एक्स्ट्रा वर्कर्स अपॉइंट किए और उन वर्कर्स को क्या किया, 40,000 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। जिसके कारण जो है उसके पास इस वर्क को करने के लिए दैट जो टारगेट है वो अचीव किया जा सके टाइम पे। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, एक यूनिक इंटरप्राइजेज है, उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि वह 5,000 यूनिट की इतने टाइम पीरियड में प्रोडक्शन करेगा, और वो प्रोडक्शन को जो भी उन्होंने टारगेट फिक्स किया है उसको अचीव करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा वर्कर्स को अपॉइंट किया। 40,000 उन्हें जो है पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा के लिए, अराउंड इतना, तो ताकि वो अपने टाइम पे ऊपर जो है अचीव करें अपने टारगेट को। डू यू थिंक यूनिक इंटरप्राइजेस इज इफेक्टिव और इफिशिएंट? क्या आप जो सोचते हो कि ये इफेक्टिव है कि इफिशिएंट है?
दूसरी चीज़, वॉज देयर डिसीजन इज़ टू हायर रिकॉर्ड वर्कर्स टू, मीन्स कि उनके लिए ये डिसीज़न लेना ठीक है, सही है कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को रखें। उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हेयर, यहाँ पे किस कंसेप्ट की बात हो रही है उसको हाईलाइट करना हमने। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आप ये सोचते हो कि जो यूनिक इंटरप्राइजेज है वो जो कर रही है वो इफ़ेक्टिव है या इफ़िशेंट है। तो जो यूनिक इंटरप्राइजेज है वो इफ़ेक्टिव तो है लेकिन इफ़िशेंट नहीं है, मीन्स कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनमें वो काम नहीं कर रही है। इफ़िशेंट है, काम कर रही है, लेकिन अगर हम ज़्यादा वर्कर अपॉइंट करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, दैन इट इज़ नॉट अ इफ़िशेंट। आगे, वॉज देयर डिसीजन, जो उसका डिसीजन दूसरे वर्कर्स को हायर करना टारगेट को अचीव करने के लिए, वो सही है। नो, ये जो डिसीजन है इसका मतलब क्या हुआ, अगर उन्होंने वर्कर्स को हायर किया दैट मीन्स वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रहा है, दैट इज़ नॉट गुड और नॉट करेक्ट। सो दिस विल रिड्यूस, इसके कारण उसकी इंटरप्राइज की इफ़िशेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। आगे जो है हमने कंसेप्ट देखना है, इसमें कौन से कंसेप्ट की बात करी जा रही है, इसमें बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी एंड इफेक्टिवनेस में जो आपका बैलेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं उस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेल्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो अपनी सेल्स को 20% के हिसाब से इंक्रीज़ करे। जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो प्लान करता है कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट कस्टमर को ऑफ़र किया जाए, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो रेज्ड ऑब्जेक्शन, वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है, एंड एज दे सेट इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ रेवेन्यू, जिसके कारण उनकी रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगी एक तरह से, और कंपनी जो है वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम में आ जाएगी। ठीक है, नेम द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन रेफर हेयर, इसमें कौन सी कोऑर्डिनेशन की बात करी जा रही है, एंड स्टेट अदर टू इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, हम दूसरी कौन सी दो कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे बात कर सकते हैं। पहली हमारी है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, कौन सी यहाँ पे दिखाई जा रही है, फंक्शनल तो है, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे, लेकिन डिफ्रेंशिएट कर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ को कोऑर्डिनेशन में यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी को कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन जो है वो सेल वाले अपनी कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं और फाइनेंस वाले अपनी के, तो वो उनके जो डिसीजंस हैं या फिर वो जो उनके जो भी वो अपना टारगेट देख रहे हैं, जो उस हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं, तो वो जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट है। तो कौन से दो चीज़ों के ऊपर जो इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन की, और कौन सी हो सकती है, पहली हम साइज़ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, वैसे ये बोल सकते हैं कि इसके अलावा कोई और दो कौन सी है। एक तो आपने पढ़ी थी, याद होगा, कि ग्रोथ इन साइज़, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को साइज़ में ग्रोथ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, एंड जिसके साथ उनमें एक स्पेशलाइजेशन आ रही है, वो अपने काम में एक्सपर्ट बन रहे हैं। सो नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 35th। मिस्टर राजीव एंड अरुण आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। दो पर्सन्स हैं, मिस्टर राजीव एंड सेकेंड वन इज अरुण। ये दोनों चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी वेलफेयर करे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो। देयर जॉब इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, उनकी जॉब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है। दे हैव टू डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जिसके कारण वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप कर रहे हैं, एक पॉलिसीज़ बना रहे हैं, और साथ में रिव्यू द वर्क ऑफ डिफरेंट हेड, अलग अलग डिफरेंट लेवल के जो हेड है वहाँ से वो वर्क का रिव्यू भी ले रहे हैं। मिस्टर जॉन एंड मिस्टर सिंह आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट। मिस्टर जॉन और मिस्टर सिंह जो हैं वो वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो वहाँ पे हेड हैं। दे फॉर्मुलेट, वो क्या बना रहे हैं, शॉर्ट टर्म के डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। आगे मिस्टर फ्लिप एंड मिसिज अर्चना, मिसिज कमलेश एंड मिसिज कविता। ये जो चारों हैं ये डायरेक्ट कंटेक्ट कर रहे हैं वर्क फोर्स के साथ, और वेरियस एम्प्लॉयज़ इनके अंडर जो है वो काम कर रहे हैं, वर्कर्स,
एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वर्क के काम की जो क्वालिटी है वो चेक करें और गुड वर्किंग कंडीशन जो है वर्कर्स को प्रोवाइड करें। सो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, पहले कि किन तीन लेवल्स की बात करी जा रही है, स्टेट कौन से 3 लेवल्स हैं। आगे जो पर्सन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो डिफरेंट लेवल के ऊपर किस लेवल पे काम कर रहे हैं हमने वो बताना है। सो यहाँ पे पहले 3 लेवल्स कौन से हैं, टॉप, मिडल, सुपरविजरी। टॉप लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं मिस्टर राजीव एंड अरुण, क्योंकि उन्होंने बता दिया वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, दैट मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट सेट कर रहे हैं। सेकेंड वाला जो है मिडिल लेवल, वहाँ पे मिस्टर जॉन एंड सिंह काम कर रहे हैं बिकॉज वो शॉर्ट टर्म प्लान्स बना रहे हैं, राइट। और लास्ट में है सुपरविजरी लेवल, जिसमें मिस्टर फिलिप, मिसिज अर्चना, कमलेश एंड कविता, ये चारों काम कर रहे हैं क्योंकि वो ही इन जो सुपरविजरी लेवल होता है वो सुपरवाइज करते हैं कि कैसी क्वालिटी जो है वो प्रोडक्शन की हो रही है और वर्किंग कंडीशंस अकॉर्डिंगली सही हैं या नहीं उनके अकॉर्डिंग। Now go to the question number 36th. The manager of Alpha Limited, Alpha Limited का एक मैनेजर है, वो बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट भी है, इफ़ेक्टिव भी है एंड मेक श्योर, वो इस चीज़ के लिए श्योर है ऑल द एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स काम कर रहे हैं टीम में, परफॉर्म द टास्क, वो अपने टास्क को पूरा कर रहे हैं ऑन टाइम के ऊपर, विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट के ऊपर, एंड हिज मेन फोकस इज ऑन कॉस्ट कटिंग, सो ही नेवर लिसन्ड टू द डिमांड ऑफ वर्कर। तो वो सिर्फ फोकस किस में कर रहे हैं, कॉस्ट को कम करने पे, वो ये नहीं सुन रहे हैं कि वर्कर्स की क्या डिमांड है कि उनके वेजेस को इंक्रीज किया जाए। एंड ही इवन गिव्स नो अपॉर्चुनिटी, ना ही वो वर्कर्स को प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि जो वर्कर्स हैं वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं, डिसहार्टेड हो गए हैं, निराश हो गए हैं ऑल द टाइम, अपने जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम पे। तो उन्होंने 3 क्वेश्चन कौन से पूछे हैं कि मैनेजमेंट की कौन सी ऑब्जेक्टिव कुड नॉट बी अचीव, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव मैनेजर की तरफ से नहीं अचीव किया जा रहा है। सेकंड, कौन से 2 अदर ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट के होते हैं। सो थर्ड, तो स्टेट एनी वन वैल्यू इग्नोर्ड बाय मैनेजर, यहाँ पे किस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है मैनेजर की तरफ से। पहले ऑब्जेक्टिव जो है वो पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे वो अचीव नहीं कर रहा है, मीन्स के इंडिविजुअल जो वर्कर है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, अगर वो उनका दिल ही खुश नहीं होगा देन वो काम कैसे करेंगे खुश होकर। सो वो डिसहार्टेड हो रहे हैं, राइट, वो डिस्करेज हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिसके कारण वो काम नहीं कर रहे हैं अच्छे ढंग से, क्योंकि उन्हें वेजेस भी नहीं प्रोवाइड हो रही अच्छी। आगे उन्होंने बोला है कि स्टेट अदर 2, अदर कौन सी 2 हो सकती हैं, पहली इकोनॉमिक, सेकेंड वन इज अ सोशल। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि उन्होंने कौन सी एक वैल्यू जो है वो इग्नोर कर दी गई है मैनेजर की तरफ से। पहली वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की जो वैल्यू है वो, एंड केयर, केयर मीन्स के एक तो वो ध्यान नहीं दे रहा है, दूसरी ह्यूमैनिटी जो है वो सफोकेटेड हो गई है, वो वहाँ से निकल चुका है कि वो ह्यूमैनिटी मतलब एक इंसानियत ख़त्म हो गई है और ध्यान भी नहीं दे रहा है, राइट। तो ये वैल्यू उनके अंदर वो इग्नोर कर रहा है। आगे 37, जो मैनेजमेंट है अमीरा लिमिटेड की स्ट्रांगली बिलीव दैट, वो इसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के शुड वर्क टू वर्ड फुलफिल द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो वर्क करें ताकि वो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाए। एंड दिस रिक्वायर्स, इसके लिए उन्हें टीम वर्क की एफर्ट्स जो इकट्ठे मिलकर इंटीग्रेट करके करें, इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट, उनकी ज़रूरत है। और क्योंकि इंडिविजुअल अगर एक डिपार्टमेंट जो है वो डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर, एज यू नो दैट, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो चाहे वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हो, वो दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि एक के लिए इंफॉर्मेशन दूसरे का रिसोर्स बन सकता है। इसलिए टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो मैनेजर है उससे रिकाउंसिल करना पड़ेगा डिफरेंसेस, अप्रोच, उससे टाइमिंग, एफर्ट्स, इंटरेस्ट, इन सभी चीज़ों को देख के
सो एट द सेम टाइम के ऊपर इट शुड अनेबल ऑल इट्स मेंबर और टू ग्रो एंड डेवलप। तो ये जो है सेम टाइम के ऊपर वो अनेबल है सभी मेंबर्स की ग्रोथ और डेवलप के लिए। सो दस देयर इज़ अ नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसलिए उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल के ऊपर काम करे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला कि मैनेजमेंट का कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सेकंड, इस कंसेप्ट के 3 कौन से फीचर्स हैं। थर्ड, कौन सी वैल्यू यहाँ पे दिखाई गई है। पहली चीज़ उन्होंने बोल ही दिया है कि वो एक दूसरे के लिए कनेक्टेड है। सो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन की बात करी जा रही है। तो इसके फीचर क्या है कोऑर्डिनेशन के। ये एक गोल ओरिएंटेड है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और उसमें क्या फीचर हो सकते हैं, 2 तो मैंने बोल दिए। थर्ड जो है आप ये बोल सकते हो कि ये हर लेवल्स के ऊपर काम आता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दीज आर द 3 आपके सामने जो है इसके आंसर्स हो जाएंगे। और कौन सी वॉल्यूम जो है वॉल्यू ऑफ जो उसके अंदर कौन सी चीज़ जागरूक हो रही है, दैट इज़ हार्मोनिज्म। जहाँ हार्मनी दैट मीन्स जो एक वो एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच में बैलेंस कर रहा है। 38 मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चरर वाटर हीटर। मेगा लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है वाटर हीटर्स को। इन द फर्स्ट ईयर पहले साल में ऑफ इट्स ऑपरेशन अपने काम में जो रेवेन्यू कंपनी की तरफ से अर्न की गई थी जस्ट सफिशेंट, वो जितनी उसने कॉस्ट लगाई उतनी ही उसे मतलब अर्न की। सो टू इंक्रीज द रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने ये एनालाइज किया कि क्या रीज़न है कम रेवेन्यू के। सो आफ्टर एनालाइज कंपनी ने क्या डिसाइड किया, पहली चीज़ कि पहले तो वो लेबर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर देगा, शिफ्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बैकवर्ड एरियाज़ में, यहाँ पे लेबर जो है अवेलेबल है लो रेट के ऊपर। सेकेंड चीज़ वो स्टार्ट करेगा मैन्युफैक्चर करना सोलर वाटर हीटर एंड रिड्यूस करेगा प्रोडक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक हीटर की प्रोडक्शन है वो स्लो कर देगा। सो दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क, ये रिस्क को अकेला कवर नहीं करेगी बट साथ में दूसरे के लिए अदर ऑब्जेक्टिव भी मीट करेगी, हेल्प करेगा, राइट। सो क्वेश्चन है हमारे पास, आपने आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कि कौन सी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं ऊपर, और उसके साथ आपने 2 वैल्यूज़ भी बतानी है इसमें किस चीज़ के बारे में, कौन सी 2 वैल्यूज़ को कम्युनिकेट किया है सोसाइटी के लिए। पहली इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों की बात करी गई है। और कौन सी 2 जो है यहाँ पे वॉल्यूम को वैल्यू कौन सी दिखाई गई है जो सोसाइटी के लिए कम्युनिकेट की है। पहली कि उनकी रूरल डेवलपमेंट होएगी। सेकंड वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी लेके आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ नहीं होगा, या ये बोलो कि कम यूज़ होगा तो हमें जो रिसोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उसका वो यूज़ जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, राइट। 39 रितु इज़ द मैनेजर ऑफ द नॉर्थ डिवीज़न ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। रितु मैनेजर है नॉर्दर्न डिवीज़न में जिसकी लार्ज कॉर्पोरेट हाउस है, एक लार्ज मतलब बड़ा कॉर्पोरेट हाउस बना हुआ है। एट वॉट लेवल, किस लेवल पे डज शी वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है। व्हाट आर द बेसिक फंक्शन, कि उसके बेसिक फंक्शंस क्या, ही लिखा हुआ वहाँ पे द आएगा। आई थिंक देयर इज सम मिसिंग, ये जो है गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि रितु जो है वो मिडिल लेवल के ऊपर काम करिए क्योंकि लिखा है रितु इज अ मैनेजर, दैट इज ही इज मैन, शी इज मैनेजर, ओके, राइट। नेक्स्ट इज 40th क्वेश्चन, मिस्टर नितिन सिंघानिया's फादर हैज़ अ गुड बिजनेस ऑफ आयरन एंड स्टील। मिस्टर नितिन सिंघानिया है, उसके जो पिता है वो एक अच्छे बिजनेसमैन है जो कि आयरन एंड स्टील का बिजनेस करते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो यूएसए जाएं अपनी एमबीए के लिए। बट हिज फादर थिंग्स, लेकिन जो नितिन है वो ये चाहता है कि वो यूएसए एमबीए के लिए जाए, लेकिन जो उसके पापा है वो ये सोचते हैं कि ही शुड ज्वाइन द बिजनेस, कि वो बिजनेस को ज्वाइन करे।
ऑन द बेसिस ऑफ एमर्जिंग ट्रेंड के बेसिस के ऊपर डू यू थिंक, क्या ये आप सोचते हो कि मिस्टर सिंघानिया शुड सेंड ए सन, कि वो अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे यूएस के लिए? गिव एनी 3 रीज़न इन सपोर्ट। येस, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जो मिस्टर सिंघानिया हैं शुड सेंड, वो सेंड करेंगे, कर भी सकते हैं, ये बोल सकते हो कि वो करेंगे, अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे, बेटे को एमबीए के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि वो एक प्रोफेशन है जिसमें उन्हें जो है एक ग्रेट नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। वो कौन सी नॉलेज हो सकती है, कौन से रीज़न हो सकते हैं? पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो जाएगी उसके पास। एक तो वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होएगा, मतलब अच्छे ढंग से उसे सही और गलत में पता चलेगा। एंड थर्ड वन इज सर्विस मोटिव भी होगा। 41st, देयर इज अ जतिन इज वर्किंग एज हेड रिलेशनशिप मैनेजर। जो जतिन है वो एक हेड रिलेशनशिप मैनेजर के तौर के ऊपर काम कर रहा है वेल्थ मैनेजमेंट डिवीज़न में, तो जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। वो उसने एक इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसमें विच इज़ कंडक्टिव टू एन इफ़िशेंट एंड इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशेंट परफॉर्मेंस, जिसके साथ उसकी टीम की एक इफ़िशेंट एंड इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस जो है वो दिखेगी, जिसमें 10 रिलेशनशिप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव होंगे। टिपिकली डे एट द वर्क, उसका जो काम है जतन की लाइफ में कंसिस्ट, वो सीरीज इंटर रिलेट कर रहा है, कंटिन्यू फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसने ये डिसाइड किया है कि टारगेट जो है डिपार्टमेंट के विच आर इन अ लाइन, वो लाइन वाइज विद द ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिसाइड किए गए, उसी हिसाब से अचीव होंगे। सो जो फ्यूचर कोर्स है एक्शन का उसके टीम मेंबर्स का, वो ये है कि वो वेल इन एडवांस, वो एडवांस में सोचेंगे। तो जो वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर किए गए हैं रिलेशनशिप मैनेजर के एज एंड पेड विद जीपीएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम के साथ वो पे किए जाएंगे। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स फिल किए जाएंगे, वाउचर्स, अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स, ये सारी रीडिंगली जो है वो रेडी रहेंगी, एक तरह से रेडी होएगी, अवेलेबल होएगी उनके लिए। तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सफिशिएंट अथॉरिटी जो है वो कैरी करेंगे, काम को असाइन किया जाएगा। तो जो जतेन है वो काम करेगा, वो क्लोज कोऑर्डिनेशन करे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के साथ, ताकि वो ये इंश्योर कर पाए कि वो एबल है क्रिएट करने में, मेंटेन करने में, ताकि वो अपने काम की जो सेटिस्फैक्ट्री है और सेटिस्फाई है वर्कफोर्स उसे डिपार्टमेंट की, थ्रू द कंसेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी, मोटिवेशन दिया जाएगा, इंस्पायर करेगा उनको एम्प्लॉयज़ को, और ऑफर करेगा अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स को टाइमली, और इसके साथ इंडिविजुअल नीड्स भी पूरी होंगी, और साथ में ये भी कीप करेगा, क्लोज वॉच रखेगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ चेक करके एंड करेक्टिव एक्शन भी लेगा जब ज़रूरत होएगी। सो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कंसेप्ट को बीइंग रेफर्ड टू, कि इसमें जो रेफर किया गया है लाइंस में, ही क्रिएट एन इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज़ कंडक्टिव टू द इफेक्ट, इसका क्या मतलब है, कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड है कि जो भी आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिटी एंड डिस्क्राइब करना है कि कौन से फंक्शन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो करेगा। सो ये जो कंसेप्ट है, ये जो लाइंस आपको दी गई हैं, दैट कंसेप्ट, the concept of management is referred to the following lines: he is created an internal environment efficient for strength manager executive। तो यही कंसेप्ट जो है उनका मेनली जो है यहाँ पे प्रेफर किया गया है, राइट, जिसके साथ वो इफ़िशेंसी चेक कर रहा है, ठीक है। तो इफ़िशेंसी के हिसाब से उसके कौन से फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करेगा, वो प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, डायरेक्टिंग, वो सारे फंक्शंस को यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो इसके साथ यहाँ पे वो ऊपर क्या कर रहा है, कौन से कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, वो कोऑर्डिनेशन को फॉलो कर रहा है, कोऑर्डिनेशन के साथ ही वो सारे फंक्शंस होंगे। आगे 42nd इज अजय एंड संजय। अजय और संजय चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जो संजय है उसने अपना राइट हैंड लॉस कर दिया एक एक्सीडेंट में बचपन में ही, और वो जो है बहुत लंबे टाइम बाद मिला एक रेस्टोरेंट में। ऑन बीइंग आस्क्ड, संजय टेल्स अजय दैट फील वेरी डिसकनेक्टेड इन मैनेजिंग हिज फैमिली। तो जब वो बात कर रहे हैं तो संजय अजय को बताता है कि बहुत ज़्यादा वो डिस्काउंटेड फील करता है जब वो अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर पाता अच्छे से।
एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके फादर की डेथ के बाद, एज इट डजेंट मैच विद द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उनके जो वो काम करते थे उसके साथ उसका इंटरेस्ट नहीं था। तो अजय नोज, अजय जो है वो जानता है कि संजय को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है मैनेजमेंट की। सो ऑल्दो ही हैज़ नॉट एक्वायर्ड एनी प्रोफेशनल डिग्री, बल्कि उसने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं एक्वायर की मैनेजमेंट की। देयर फॉर ही आस्क संजय, वो संजय को बोलता है टू वाइंड अप हिज बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में बंद कर दे। ज्वाइंट हिम, वो ज्वाइन करे उसके होटल में जो दुबई में है, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीज़न में काम करे। तो क्वेश्चन क्या है, क्या जो संजय है वो डिसएम्प्लॉयड होगा इस पोस्ट के साथ, ठीक है, क्या वो डिस्कनेक्टेड, मतलब ये बोलो कि वो डीमोटिवेट हो जाएगा, डी एम्प्लॉयड, ठीक है। एंड यहाँ एंड ही हैज़ एक्वायर्ड, क्योंकि उसके वहाँ पे एक्वायर कर रहा है, तो आपने एक्सप्लेन करना है, जस्टिफिकेशन देनी है, सपोर्ट करना आंसर को, अगर येस दे रहे हो तो, अगर नो दे रहे हो तो। सो हमने टू वैल्यूज़ भी बतानी है, यहाँ पे कौन सी बताई गई हैं। सो पहले ये है जो येस, संजय जो है यहाँ पे इस चीज़ के साथ कनेक्ट होएगा, क्योंकि उसके साथ एक फुल फ्लैश प्रोफेशन एक तरह से वो कंसिडर नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं। तो टू वॉल्यूम कौन सी, एक तो वो कंपैशन दे रहा है, दूसरा उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा। सो these are the some case studies of chapter first, business studies, that is the nature and significance of business. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरह से जो है आपने इसको सॉर्ट आउट करना है और आप किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। सो कल जो है आपके लिए फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका आएगा, चैप्टर सेकंड का जो है उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो अपलोड होएगी, ठीक है। तो वो जो उसमें आपको केस स्टडी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड होंगी, हम उसमें वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी और केस स्टडी से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड चाहिए, देन आप जो है वो आस्क कर सकते हो, बल्कि 1 बाय 1 मैं आपको हर चैप्टर की जो है केस स्टडी अवेलेबल कर दूँगी। थैंक यू सो मच।